बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का काकुल में तरबियती कैंप ऑलमोस्ट अब अपने अख्ताम की जानिब गामजन है और दूसरी जानिब हर गुजरता लम्हा मुसलमानों को जो ईद उल फितर की खुशियाँ हैं उससे करीब कर रहा है और रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जो है वो अपने अख्ताम की जानिब गामजन है। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ईद उल फितर के बाद होम सीरीज़ है न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 मैचों की और पाकिस्तान टीम की ये तैयारियों का हिस्सा होगा आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 जो कि इस साल अमेरिका और जज़ायर खैबर हिंद में मुनक्किद होना है। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क भारत में आईपीएल का मेला सजा हुआ है और वहाँ बड़े हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, बिल्कुल मुझे याद है और आने वाले दिनों में डेफिनेटली इस हवाले से तवातुर के साथ वीडियोस भी करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उस्मान खान के हवाले से जो कि मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ लग रहा था कि जारहा मिजाज बल्लेबाज जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में मुल्तान सुल्तान के लिए एक और अच्छा सीज़न खेला, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के काकुल के तरबियती कैंप में मदऊ किया गया। अब अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने उस्मान खान साहब के साथ अपना जो ताल्लुक़ है वो ख़त्म करने का ना सिर्फ ऐलान किया है बल्कि उन पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी है और कहा यह गया है अमाराती क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि अमाराती क्रिकेट बोर्ड उनको मराहत दे रही थी, उनके साथ मुआहदे में थी और आईएलटी जो कि चंद दिन पहले मुनक्किद हुआ यूएई में और वहाँ एक लोकल प्लेयर की हैसियत से वो खेले थे और पाकिस्तान सुपर लीग में वो ओवरसीज़ प्लेयर की हैसियत से खेले थे और पाकिस्तान के कैंप में आने के बाद उस्मान खान जो है उनसे अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने अपना ताल्लुक़ मुआहदा ख़त्म कर दिया और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। तो अब मसला ये है कि अगर देखा जाए तो कहा यह जा रहा है कि जी पाकिस्तान सुपर लीग की एक फ्रेंचाइज के ओनर जो थे उन्होंने उस्मान खान को इस बात पर फोर्स किया, उनको इस बात के हवाले से जो है वो कायल किया कि जी आप आइए काकुल के कैंप में। अब मसला ये है कि कोई भी खिलाड़ी लीग में खेले, अपने मुल्क के लिए खेलना एक एजाज़ होता है, इस चीज़ को तो आप अंडरस्टैंड कीजिए। तो अब उस्मान खान जो माजी में कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेले, अब मुल्तान सुल्तान के लिए खेल रहे हैं, उनके हवाले से अगर आप एक खिलाड़ी के मामलात को देखें तो उन्होंने ठीक किया, लेकिन अगर फ्यूचर को देखते हुए फैसले की बात करें तो फिर ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले आमिर ने भी रिटायरमेंट का ऐलान वापस लिया था और आमिर के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी आमिर जो है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिलने वाला है क्योंकि उनकी अहलिया जो है वो बरतानवी निजात हैं और उनके पास पासपोर्ट है, उनके बच्चों के पास पासपोर्ट है। हालांकि वो रहते लाहौर में हैं और बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि मुस्तकबिल में आमिर जो हैं वो ब्रिटिश नेशनल होने के साथ आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान वापस लिया। उसके बाद आमिर जो है काकुल के कैंप में है और मोस्ट प्रोबेबली अब वो पाकिस्तान टीम के साथ आपको एक्शन में दिखाई देंगे। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि आमिर ने गलत फैसला किया, उनकी ब्रिटिश नेशनलिटी हो रही थी, कुछ लोगों ने इस चीज़ को आड़े हाथों लिया कि जी इमाद को, आमिर को आप क्यों वापस लेकर आए। लेकिन लोगों की राय अपनी जगह है, मैं ये समझता हूँ आप बोलने वाले का मुंह नहीं रोक सकते, बोलने वाले की ज़बान को नहीं पकड़ सकते, राय सबकी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इंडिविजुअल ने फैसला करना है। सेम आमिर, इमाद वसीम एंड उस्मान खान, उन्होंने जो अपने बारे में बेहतर महसूस किया, उन्होंने फैसला किया। अब जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उनको फेस करने पड़ेंगे, वो तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि उस्मान ने जो है एक घाटे का सौदा किया है, उनका यूएई के साथ फ्यूचर जो था वो काफ़ी बेहतर था और उनको वहाँ से खेलने का मौका मिलता। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यूएई एक एसोसिएट मेंबर मुल्क है। एशिया कप हो गया या वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट हो गया, ठीक है कि अब उनको खेलने के क्रिकेट में मौके मिल रहे हैं लेकिन उस तवातुर के साथ नहीं मिल रहे। तो अगर एक खिलाड़ी की हैसियत से आप बात करेंगे तो उस्मान ने जो है वो इस तनाजुर में देखा जाए तो फैसला उन्होंने ठीक किया, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान से खेल जाते हैं, पाकिस्तान का कलर उनको मिल जाता है, तो एक खिलाड़ी जितनी भी मेहनत करता है वो अपने मुल्क से जो है वो खेलने के लिए करता है। अब अगर आप ये बात करते हैं कि उस्मान जो है वो यूएई की नेशनलिटी को जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं वहाँ से खेलने के हवाले से, तो ये एक ऐसा फैसला होता है जिसको आप कहते हैं कि वो सेफ साइड चलें। लेकिन उन्होंने बहरहाल एक, अगर मैं ये कहूँ कि एक चांस लिया है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर उनको पाकिस्तान का कलर मिल गया
تو وہ پاکستان کے بین الاقوامی کرکٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہو جائیں گے. اس سے ان کو مستقبل میں فائدہ تو ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ آپ قریب کا جو نقصان ہوتا ہے وہ دور کا فائدہ ہوتا ہے. تو عثمان کے حوالے سے ابھی کچھ قبل از وقت ہوگا کہنا. اس کے ساتھ ہمارے بہت سارے کرکٹر جو ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں, وہاں کی نیشنلٹی لے رہے ہیں, وہاں کی لیگ کرکٹ کھیل رہے ہیں. اس حوالے سے ماضی میں ایک ویڈیو کر چکا ہوں. دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو کپتانی کے معاملے کو لے کر اب بھی بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے, اور ایک عام تاثر ہمارے فارمر کرکٹرز کا یہ ہے کہ بابر کو پہلے کپتانی سے ہٹانا غلط فیصلہ تھا, شاہین کو کپتان بنانا غلط فیصلہ تھا, اب شاہین کو کپتانی سے ہٹانا غلط فیصلہ ہے, اور بابر کو کپتانی دینا ایک غلط فیصلہ ہے. بات دراصل یہ, پھر میں وہی کہوں گا کہ ہر کوئی اپنے رائے کا اظہار کر رہا ہے, اور جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی پاکستان کرکٹ ٹیم کا ڈریسنگ روم جو ہے وہ جناب تناؤ کا شکار ہو گیا ہے, پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈریسنگ روم میں گروپ بندی ہو گئی ہے, ہو سکتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انسان ہے, انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے نا اس سارے کھیل میں, وہ ہوتی ہے کہ بورڈ کتنا مضبوط ہے. کھلاڑی اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب بورڈ کمزور ہوتا ہے. جب بورڈ مضبوط ہوتا ہے تو کھلاڑی جتنے بھی پاورفل ہوں, پھر کھلاڑی جو ہیں وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں. تو اگر موجودہ صورتحال میں آپ بات کریں تو بالکل شاہین آفریدی جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کر رہے ہیں, جس طرح کی خبریں نکل کے آ رہی ہیں, تو الارمنگ سچویشن آپ کہہ سکتے ہیں. بٹ بورڈ یہاں پر کافی اسٹرانگ لگ رہا ہے انڈر دا لیڈرشپ محسن رضا نقوی, جن کو پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کی بڑی سپورٹ دکھائی دے رہی ہے, اور بائک وقت کو کرکٹ بورڈ کے سربراہ کی حیثیت سے داخلہ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بھی نبھا رہے ہیں. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کھلاڑی آپ کی ٹیم میں وہ ماضی والے کھلاڑی نہیں ہیں جن کو آپ کہیں کہ جی پاورفل, اسکلفل پلیئر ڈیفینیٹلی موجود ہیں. بٹ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کھلاڑی جو ہیں وہ دھڑن تختہ کر دیں گے, یہ کھلاڑی ٹیم میں نہیں رہے تو شاید ٹیم بیٹھ جائے گی, ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس پلیئرز موجود ہیں, ان کو موقع نہیں مل رہا, اور ایک سرٹن نمبر آف پلیئر جو ہے وہ حالیہ عرصے میں 3-4 سالوں میں ہماری کرکٹ میں کھیلتے رہے, اور بینچ جو ہے وہ باہر بیٹھی رہی ہے. تو یہاں پر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میچ پڑے گا. رائے ہو سکتی ہے اور تناؤ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یہاں پر کھلاڑی کے پیچھے کھلاڑی لگا ہوا ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بالنگ میں بڑا کمپٹیشن آ گیا ہے محمد عامر کے آنے کے بعد اور اماد وسیم کے آنے کے بعد. لیکن آپ کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اماد وسیم جس طرح بالنگ کر رہے تھے, پشاور زلمی کے لیے نیا بال کیا سائم ایوب نے, تو آپ کے پاس بالنگ میں بہت سارے آپشنز موجود ہیں. پھر محمد عامر کے آنے کے بعد شاہین, عامر, حارث, زمان خان اور نسیم شاہ کی فرسٹ لائن بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد وسیم جونیئر, عباس آفریدی, اس کے بعد عامر جمال. یہ بالر جو ہیں وہ آپ کے سیکنڈ ٹیئر میں جا رہے ہیں. لیکن عباس آفریدی کے بارے میں اگر میں کہوں کہ ایک اچھا پروسپیکٹ ہے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے تو غلط نہیں ہوگا. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ٹاپ آرڈر بیٹنگ کی, تو وہاں پر بھی بڑا مقابلہ ہے. بابر اعظم اور رضوان کی بہت ساری پرفارمنس کے باوجود سائم ایوب جو ہیں وہ جگہ بنانے کے لیے بڑے مضبوط امیدوار دکھائی دے رہے ہیں. پھر عثمان خان واپس آئے ہیں, ان کی بڑی تگڑی پرفارمنس رہی ہے. اگر ان کو موقع مل جاتا ہے اور اگر وہ چپ ان کر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مقابلے کی فضا بڑھ جائے گی. فخر زمان اس ساری صورتحال میں ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہے کیونکہ وہ اوپننگ سلاٹ میں نہیں ہے, لیکن نمبر 4 کے لیے وہ موجود ضرور ہیں. لیکن پاکستان کے ایک ایسے ہونہار جارحہ مزاج فخر زمان جو ہے وہ بھی ٹاپ آرڈر کے لیے جو ہے وہ کسی تھریٹ سے کم آپ کو دکھائی دے نہیں رہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ مقابلہ ہے, پھر اگر آپ شاداب خان کی بات کرتے ہیں, پاکستان سپر لیگ میں سب سے زیادہ وکٹیں جو ہیں وہ اسامہ میر نے حاصل کی, لیکن شاداب کی موجودگی میں ان کو کھیلنے کا موقع ملے, وہ اسکواڈ میں ہو, یہ $1 ملین کوسچن ہوگا. تو ان ساری چیزوں کو آپ اگر مد نظر رکھیں تو پھر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹیم میں بغاوت ہو جائے گی, آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹیم میں گروپ بندی ہو جائے گی. ہوگی گروپ بندی, اور ڈیفینیٹلی یہ جو کچھ ہوا ہے, شاہین آفریدی کو کپتانی سے ہٹانا, بابر اعظم کو کپتان بنانا, ٹوٹلی کرکٹ بورڈ کا ثوابدیدی اختیار تھا. کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا, سلیکشن کمیٹی کو یہ اختیارات تفویض کیے گئے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سلیکشن کمیٹی میں جو سلیکٹرز ہیں 4,
क्रिकेटर्स, उनमें से 2 सेलेक्टर्स जो हैं वो बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से गुफ्तगू करते रहे हैं, तो वो भी सोशल मीडिया पर, मीडिया में गुफ्तगू जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है। लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा। लोग बाहर बैठकर तनकीद करते हैं, फिर उन्हीं खिलाड़ियों के साथ आकर खुशगप्पियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। वही खिलाड़ी जो कि उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते, बतौर एक्सपर्ट वो उनकी कोचिंग में खेल रहे होते हैं। तो ये क्रिकेट का कारोबार है, ज़िंदगी का कारोबार है, ये यूं ही चलता रहेगा। अब ये आप ज़रूर न्यूज़ आइटम के लिए तो कह सकते हैं कि जी फलां सेलेक्टर जो है बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बात कर रहा था, वो आके बोलेंगे भाई अब हमको लगा कि ये बेहतर फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं। मुकाबले की फ़ज़ा है पाकिस्तान क्रिकेट में, और अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने कार्ड कैसे खेलता है। मुश्किल में ज़रूर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि उखाड़ पछाड़ क्रिकेट बोर्ड में चल रही है। उसके साथ साथ पाकिस्तान टीम को बैक टू बैक क्रिकेट खेलनी है, और क्रिकेट बोर्ड की जो कारकर्दगी है, क्रिकेट बोर्ड जो अंडर स्कैनर है, वो टीम की परफॉर्मेंस के साथ उसका बड़ा लिंक है। आप जितना भी मना कर लें यार, क्रिकेट की परफॉर्मेंस अलग है, क्रिकेट बोर्ड का काम अलग है, आपको बैक टू बैक क्रिकेट खेलनी है, और वर्ल्ड कप में आपका इंडिया के साथ मैच है, और हर चीज़ जो है ना वो प्रेशर का सबब बनेगी। अगर हमारी टीम इंडिया को हरा देती है 9 जून को न्यूयॉर्क में, तो भाई फिर कुछ ग्रुप बंदी, कप्तानी के मामला, बोर्ड के फैसले, ये सब साइड में चले जाएंगे। तो आई थिंक वो कहते हैं ना कि आने वाला वक्त ही बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करेगा, बहुत सारी चीज़ों का फैसला करेगा। तो कुछ चीज़ें थी मेरे जहन में जो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूँ। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।